बुक्स मिले, कलेक्ट किए? चलो गुड। चार्ट्स आने के बाकी है, वो जैसे ही आ जाएंगे आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना गाइस अच्छे तरीके से। एवरीबडी इज रेडी? आई गेस लाइव स्ट्रीम में सबको आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 प्रोजेक्टर स्क्रीन रेडी है, किधर है किधर है? ठीक है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया। ओके, लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है? कृपया कमेंट कर दीजिएगा कि सर मस्त आवाज़ दीदी आ रही है करके। सो विल मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ चेयर है, चेयर चेयर लगा। हाँ चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, याद है बच्चों सबको? हाँ है ना? और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ खत्म करने के बाद में हमने ये डिसाइड किया था कि मैंने आपको 3 होमवर्क दिए थे। होमवर्क किया है सबने? ओके, जब तुम चार्ट वार्ट कॉपी कर रहे होंगे तो मैं होमवर्क चेक करूंगा। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो कृपया रेज हो जाइए अभी के अभी। ठीक है, और वो भी लास्ट बेंच के ऊपर। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, तीनों चाहिए। बीच में पकड़ा गया तो सीधा क्लास के बाहर जाएगा, कल से आएगा नहीं। ठीक है, होमवर्क के लिए अपन बहुत स्ट्रिक्ट है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट में मेरे एक्स के लिए भी नहीं था, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ को बड़े अच्छे से। हाँ फर्स्ट डे है, बच गया तू। फर्स्ट डे मतलब इसके पहले के लेक्चर नहीं देखेगा कोई? यूट्यूब से भी नहीं देखे? दान में कुछ काला लग रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है, फाइन। ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम बढ़ने वाले हैं आगे। कल हमने टाइप्स ऑफ कंपनी भी देखा था। एक बार मुझे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के सभी केसेस बोल दीजिए, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंपनीज बोल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के केसेस में सबसे पहला केस कौन सा था बोले एक बार? दिनशॉ मानिक जी पेटेंट। कीवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। दूसरा डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड। ठीक है, उसका क्या था डिसीजन? अलाइन एनिमी। उसके बाद में तीसरा जोन्स वर्सेस लिपमैन, उसका क्या था डिसीजन? फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। चौथा गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस होन, उसका क्या था डिसीजन? फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। 2-3 वर्ड्स उसमें ऐड हुए थे, शाम, क्लोक, होक्स। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना? ये होने के बाद में हम नेक्स्ट केस लॉ के ऊपर गए थे। नेक्स्ट केस लॉ कौन सा था? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। कुछ याद आया? उसमें क्या था डिसीजन? पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, कि लाइसेंस के लिए आपको पब्लिक पॉलिसी कंसीडर करना जरूरी है। नेक्स्ट वाला क्या था? वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। थैंक यू दादा। उसके अंदर क्या डिसीजन था? वेलफेयर लेजिस्लेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। और उसके बाद में नेक्स्ट वाला केस हमने देखा था एफजी फिल्म्स, एजेंट एंड ट्रस्टी। और फिर न्यू हॉरिजॉन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमने देखा था प्रमोटर का एक्सपीरियंस है, किसका एक्सपीरियंस है? कंपनी का। आइडिया क्लियर है? फिर हम टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर गए थे। टाइप्स ऑफ कंपनी की मेमोरी टेक्निक क्या है? आय, ला, मेरी, काउ। ठीक है, आय पर से इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में कितने? 3। कौन कौन सा? चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। ला पर से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में 2, अनलिमिटेड, लिमिटेड। मेरी पर से मेंबरशिप, मेंबरशिप मध्ये गांव वाली पब्लिक, मोहल्ले वाली प्राइवेट, मेरी वाली ओपीसी, आजू-बाजू वाली स्मॉल। क्लियर है कंसेप्ट? फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला कंट्रोल के हिसाब से, ऊपर वाली होल्डिंग, नीचे वाली सब्सिडरी, आजू बाजू वाली एसोसिएट एंड मामाची मुलगी। कंसेप्ट समझ में आया? और ग्रुप कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगला हमने देखा था एज पर ओनरशिप, एक विदेशी गर्ल और एक कौन सा बोले एक बार? देसी गर्ल। कुछ याद आया? और ये होने के बाद मतलब फॉरेन कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद में नेक्स्ट वाले के ऊपर हम गए थे कौन सा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंपनी कैसे डिवाइड हो रही थी? जो जैसा ऑब्जेक्ट वैसी कंपनी। और फिर एज पर वर्किंग 3 टाइप की कंपनी थी, एक्टिव, डॉर्मेंट, डिफॉर्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर नो। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आज मैं बैठ रहा हूं बच्चों आगे, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से। आज हम कंपनीज के डेफिनेशंस में घुसना शुरू करेंगे। कहां पे घुसना शुरू करेंगे? कंपनी के डेफिनेशन। तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, एक एक डेफिनेशन हम देखेंगे। अच्छा, डेफिनेशंस में हम वही डेफिनेशंस देख रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम के हैं। सभी डेफिनेशंस देख के आज सच कोई सेंस नहीं है। जिसके ऊपर सवाल पूछा है या पूछे जाने लायक हो सकता है, उन्हीं डेफिनेशंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लेट्स गो। ओके,
सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अंदाजा ही नहीं आता, सेटअप कुछ तो भी अलग करना पड़ेगा। ओके फाइन, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ सबसे पहले हम जो डेफिनेशंस देख रहे हैं वो डेफिनेशंस बड़े काम वाले डेफिनेशंस देख रहे हैं जो आपको काफी यूज होंगे और जिसके ऊपर काफी सारे सवाल इसके पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो बोर्ड के ऊपर सब ध्यान दीजिएगा। प्रिलिमिनरी बेसिक्स ऑफ द कंपनी लॉ। द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग फॉर इज व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय चार्टर्ड कंपनी। कौन सा कंपनी बोले एक बार? चार्टर्ड। चार्टर्ड कंपनी को मैंने मेंशन किया था कि स्पेशल राइट वाला कंपनी। कौन सा कंपनी बोले एक बार? स्पेशल राइट। तो एक बार मैं आपको आपकी बुक में से दिखा दूं, आ जाइए फटाफट, तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है थोड़ा सा। आपको पता है इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था? अरे बोलो हाँ या ना। इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था, और जब अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर राज किया था तो आपको शायद नहीं पता हमारे ऊपर राज अंग्रेजों ने किया था, बट एक्चुअली हमारे ऊपर जो राज करने का टेक्निक है इट वॉज गवर्नड अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सुना है? ओके, सो योर ईस्ट इंडिया कंपनी इज नथिंग बट अ चार्टर्ड कंपनी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा बंद चालू हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू है ना, बहुत बार बंद चालू हो रहा है क्या? हाँ। सो योर ईस्ट इंडिया कंपनी इज बेसिकली कंसिडर्ड एज, कौन सा कंपनी बोले एक बार? उसे चार्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ये चार्टर्ड कंपनी क्यों कहा जाता है? तो इस कंपनी को उस देश के गवर्नमेंट से या उस देश के राजा या रानी से कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स की जो क्वीन है उसको हम क्वीन एलिजाबेथ कहते हैं, जो अभी अभी टपक गई, है ना। और मतलब क्वीन एलिजाबेथ टपक गई, इंडिया के लोग भी बोल रहे थे ओ माय गॉड रेस्ट इन पीस वगैरह 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 वगैरह। बोला चुनिंदा लोगों ठीक है, बोला इस औरत ने हमारे ऊपर 150 साल राज किया है, हमको पूरा लूट के लेके चली गई, जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस खत्म कर दिए, और तुम उसके लिए बोल रहे हो रेस्ट इन पीस। दुनिया की सबसे बड़ी लीगल चोर है वो, ठीक है, जितने देशों के ऊपर राज किया सबका चुरा के ले लिया। उसका ताज देखा है तुमने क्वीन ऑफ इंग्लैंड का? उसके अंदर सब चोरी के गहने लगे, सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा अपना ही है सबसे सेंटर में, और वापस भी नहीं कर रही। अब वो मर गई, हमने बोला भी वापस तो कर दो कम से कम, तो बोले क्वीन मर गई तो क्या है, हीरा तो हमारा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो दैट इज अ चार्टर्ड कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ चार्टर्ड कंपनी। आपको पता है दुनिया का सबसे पहला कंपनी बना था 1602 में। कब बना था बोले एक बार? उसे 1602, और उसका नाम था वोंगलो ओक्तो कोयदरेज, ठीक है, VOC, वोंगलो ओक्तो कोयदरेज। दिस इज कॉल्ड एज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज अ डच कंपनी। नॉर्मली चार्टर्ड कंपनी को क्या पावर्स होते हैं वो मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डिफाइन करूंगा। एवरी चार्टर्ड कंपनी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स। सबसे पहला चार्टर्ड कंपनी का जो पावर होता है, यू कैन कॉल दिस एज नॉर्मल ट्रेडिंग पावर, जो आज के सभी कंपनी को है। आज की सभी कंपनी ट्रेडिंग करती है नहीं करती है? जोर से बोले सर। ना, सेकंड पावर जो चार्टर्ड कंपनी को होता है दैट इज दे हैव देयर ओन आर्मी। चार्टर्ड कंपनी कैन मेंटेन इट्स ओन आर्मी, ठीक है। चार्टर्ड कंपनी खुद का डिफेंस लेके चल सकती है, और इसी आर्मी का यूज करके हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था, ठीक है। आपको शायद नहीं पता होगा, जब ब्रिटिशर्स आए थे 1775 में तो उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया था। एक लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके अंदर बंगाल के नवाब को हराया था इस आर्मी का यूज करके, ठीक है। तो आर्मी उनके पास होती है, एंड दोज कंपनीज आर कॉल्ड एज कॉजी गवर्नमेंट। कॉजी गवर्नमेंट मतलब दोज आर नॉट एक्चुअल गवर्नमेंट बट दे आर हैविंग अ पावर ऑफ द गवर्नमेंट, डीम्ड गवर्नमेंट यू कैन कॉल। तो उन कंपनीज का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल था, जिस एरिया में जाए वहां आर्मी यूज करे, एरिया को कॉन्कर करे, वहां पे खुद का गवर्नमेंट सेट करे, फिर गवर्नमेंट सेट करने के बाद उस एरिया के रिसोर्सेज से ट्रेडिंग शुरू कर दे, जिससे वो कंपनी प्रॉफिट कमाती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या थी? इंडिया में आई, इंडिया के लोगों को हराया, हमारे ऊपर राज किया, हमारी ही रिसोर्सेज को वेस्टर्न कंट्रीज में बेचा और प्रॉफिट कमाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द राइट्स ऑफ द चार्टर्ड कंपनी। एंटायर वर्ल्ड
till 19th century is governed by chartered company till 1900 century. कंसेप्ट समझ में? From 20th century, of course 1901 से लेके बहुत सिनारियोज चेंज हुए, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ गया, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें आई. अभी भी बहुत सारे कंट्रीज डिक्टेटरशिप में हैं, बट मैक्सिमम कंट्रीज अब डेमोक्रेटिकली चेंज हो रहे हैं. इवन डिक्टेटर कंट्रीज भी खुद को डेमोक्रेटिकली चेंज कर रहे हैं. जैसे आप दुबई वगैरह देखो तो दुबई में हो सकता है प्रिंस है, उनका राजा है, बट ही इज ऑल्सो कंसिडरिंग डेमोक्रेसी. ठीक है, कि लोगों का समझ के सुन के ही काम करे. सो दिस इज अ चार्टर्ड कंपनी. चार्टर्ड कंपनी का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रेड, एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन. ये तीन वर्ड की वर्ड्स है. अगर आपको चार्टर्ड कंपनी के बारे में पूछा जाए तो ये तीन वर्ड दिखने ही चाहिए. द ट्रेड, एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो एरियाज को, और आप कॉलोनीज मेंटेन कर रहे हो. कॉलोनीज मेंटेन कर रहे हो मतलब आप वहां पे खुद का गवर्नेंस सेट कर रहे हो. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वाला कंपनी आता है स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जो स्पेसिफिक लॉ वगैरह के अंदर बनाया गया कंपनी है. स्पेसिफिक लॉ में बनाया गया कंपनी. आपको शायद नहीं पता, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज क्रिएटेड अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 या 56 some that is, and life insurance corporation of India is created again in 1955. ये दोनों कंपनीज आर itself created by law. आपको पता है 1955 में LIC कैसे क्रिएट हुआ? 1955 में 245 प्राइवेट इंश्योरर्स को, 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को, कंपनीज आई एम सेइंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल LIC स्थापन किया गया. एंड दैट्स व्हाई LIC आज के डेट में भी सबसे बिगेस्ट यू कैन से इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया का, एज वेल एज इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंसर भी है. सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाना होता है ना, LIC को बोलता है छू, चले जाता है. समझ में आ रहा है? अभी LIC का IPO आया था. ठीक है, LIC का IPO पता है इन सबको? हाँ है ना. LIC के IPO की पावर क्या थी पता है? LIC का IPO ये पाकिस्तान प्लस श्रीलंका दोनों के टोटल GDP के डबल टाइम से भी बड़ा था. मतलब एक LIC के IPO में अपन 2 पाकिस्तान 2 श्रीलंका खरीद सकते थे. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. पाकिस्तान के बारे में ना बात ही ना करे तो बहुत अच्छी बात है फिलहाल. ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान ने लोन लिया, बताया था क्या मैंने? पाकिस्तान ने चाइना से लोन लिया उसका ही लोन रीपे करने के लिए. कैन यू जस्ट इमेजिन? चाइना का लोन रीपे करने के लिए ही चाइना से लोन लिया और चाइना वालों ने दिया. मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि एक्चुअल चुनिंदा लोग है कौन. एनीवेज, ठीक है. नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड कंपनी. कौन सा कंपनी बोले एक बार उसे? रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड कंपनी मतलब अपना नॉर्मल कंपनी जो हम 2 सबसेक्शन 20 में डिफाइन करते हैं. ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी हमारा 220 का डिफाइंड कंपनी माना जाता है. ठीक है, सो कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ यू कैन ऑल्सो कंसिडर. ठीक है, ये 3 कंपनीज हो गए. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कंपनीज जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और कौन से बोले एक बार से? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. तुम्हें लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आता है क्या? आता है ना. हमने ये कंसेप्ट ऑलरेडी इसके पहले देखा हुआ है कि भैया लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं सो दैट आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी क्लियर रहेगा ये. लेट्स गो लाइक दिस. समझो आपकी कंपनी है. ठीक है, आपके कंपनी की लाइबिलिटी इज 70 करोड़ एंड योर कंपनीज असेट्स इज इक्वल टू 50 करोड़. आपके कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है बोले एक बार उसे? 70 करोड़. और आपके कंपनी की असेट्स कितनी है बोले एक बार उसे? 50 करोड़. नेट लाइबिलिटी कितना है बोले एक बार उसे? 20 करोड़. नेट लाइबिलिटी बोलो हाँ है ना. अब इसको मैं फर्दर डिवाइड करता हूं 2 पार्ट्स में. अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड है या अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है. अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड है तो दिस लाइबिलिटी अनलिमिटेड कंपनी में ₹20 करोड़ शॉल बी पेड आउट ऑफ, कहां से पे किया जाएगा? पर्सनल असेट ऑफ मेंबर्स. पर्सनल असेट्स ऑफ क्या एक बार उसे? मेंबर्स. और अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है तो ₹20 करोड़ विल रिमेन अनपेड. ये लाइबिलिटी अनपेड ही रहेगा.
ये किसी के भी पर्सनल एसेट से देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंबर ने इनिशियली जो कंट्रीब्यूट किया विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल बिकॉज कंपनी लिमिटेड है। ये एक बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है अनलिमिटेड कंपनी का और कौन से कंपनी का, बोले एक बार, जो है लिमिटेड। कंसेप्ट समझ में आया? अब इसी के अंदर लिमिटेड कंपनी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स बेसिकली। पहला पार्ट है गारंटी, दूसरा पार्ट क्या है बोले एक बार, शेयर्स, और तीसरा कौन सा है बोले एक बार, जो है कॉम्बो। गारंटी टू सबसेक्शन कहां डिफाइंड है, 21, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी का डेफिनेशन है 220, फिर इमीडिएटली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी करके ही डिफाइन किया है तो 221। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज 222। ये डीटी में भी बंद चालू हो रहा था क्या? ठीक है, कल तक ठीक हो जाएगा। सो शेयर्स 222, अदर्स के लिए, कॉम्बो के लिए कोई भी आपका सेक्शन नंबर नहीं है। मैंने इसके पहले भी ये चीज को मेंशन किया था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नाउ इन केस ऑफ गारंटी, अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है बोले बात, जो है गारंटी। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगर आपकी कंपनी गारंटी है तो गारंटी कंपनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड अ शेयर कैपिटल कंपनी? ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज गारंटी कंपनी? बोलो। यस, ओके. गॅरंटी कंपनीचं कॅपिटल ऍट द एंड म्हणजे वाइंडिंग अपच्या वेळेला घेतात, बरोबर आहे का? आधे लोगों को यही समझ में नहीं आया आदमी ने क्या बोला। वो बोल रही है गारंटी कंपनी का कैपिटल एट द एंड मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये सही है गलत है? अरे सही है गलत है? सिंपल सी बात, टाइमलाइन देता हूं, अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर रहना चाहिए। ये टाइमलाइन लाइन हमेशा सीधी माननी चाहिए, ठीक है? सो अगर मैं कंपनी यहां पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बोले एक बार, इनकॉर्पोरेट। समझो अगर मैं कंपनी यहां पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, कंपनी का नाम हमने रखा एकत्वम लिमिटेड, गारंटी कंपनी लिमिटेड, और कंपनी के अंदर हमारे 4 मेंबर्स है, मिस्टर एडीजेड, मिस्टर आरजे, मिस्टर विजय और मैं ऑफिस बॉय डीके। मैं मेंबर नहीं, मैं तो ऑफिस गरीब आदमी हूं ना यार। हाँ ना, ये भारी लोग है बाकी सबके सब, मैं क्या छोटा मोटा आदमी अपना क्या चलते रहता है, पेट पूजा, ठीक है? हाँ, उसके बाद में अब हमने बोला एडीजेड सर को सर इन्वेस्ट करो, आरजे सर को इन्वेस्ट करो, विजय सर को इन्वेस्ट करो, तीनों रेडी हो गए। यस, हम बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे टैलेंट का। काय का बोला एक बार, टैलेंट का। बोला अरे सर सिर्फ टैलेंट इन्वेस्ट करके बात नहीं बनेगी, ये से क्लासरूम डेस्क बेंच ये सब कहां से आएगा? बोले रेंट पे ले लेंगे। तो मैं बोला अरे सर तो कैपिटल नहीं, बोले पैसा हम सिर्फ तभी देंगे जब जरूरत पड़ेगी। मैं बोला जरूरत पड़ेगी मतलब? बोले जब कंपनी का वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो। वाह नहीं रे, वाह कैसा वाइंडिंग अप की बात चल रही है। वाह क्या हो जाएगा जीवन में जब कंपनी का वो हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो नहीं का तुम पार्टी वार्टी में जाके एकदम ऐसे मस्त डांस एक आधा ड्रिंक लेके वो, हाँ दैट इज यू आर एक्चुअली वाइंडिंग अप। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो जब कंपनी का क्या हो जाएगा बोले एक बार उसे वो हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में एडीजेड सर ने बोला कि भाई मेरे तरफ से मैं 50 करोड़ रुपए लगाएगा। ये बिग मैन, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो पैसा ही पैसा ही पैसा, एक ट्रेड मारेंगे 2-3 करोड़ कमा लेंगे जीवन के अंदर। हम साल भर में नहीं कमा सकते उतना जीवन में, हाँ है ना? दूसरा आरजे सर बोले मैं 30 करोड़ तो लगा ही दूंगा। विजय सर बोले मैं एक डोंगर लगा दूंगा। समझ में आ रहा है सबको? डोंगर, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जहां पे मेरा 9 एकड़ का लैंड है ना, वो लैंड के पीछे एक बहुत बड़ा डोंगर है, वो विजय सर का है, मालूम है तुमको? मैंने मेरी लैंड ही वो डोंगर से देखा था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब वो डोंगर पे क्या होता है मेरे को नहीं पता, पूछने का भी नहीं। समझ में आया है सबको? हाँ है ना? तो विजय सर ने बोला मैं डोंगर लगाऊंगा, ठीक है? मेरे को पूछा, मैं बोला 150 रुपए, 150 रुपया देगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मैंने बोला मैं 150 रुपया देगा, तो मैंने 150 रुपए का प्रॉमिस किया। पर ये पैसा आज हम लगाने वाले हैं क्या? नहीं, ये 50 करोड़ 30 करोड़ पूरा का पूरा डोंगर 150 रुपया, ये सब हम कब लगाने वाले हैं? वाइंडिंग अप। पर वाइंडिंग अप पे भी कब लगाने वाले हैं कृपया समझिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गारंटी कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा देने ही पड़ते हैं, गलत। तू पूछो क्यों? वाइंडिंग अप में भी 2 पार्ट। पहला, एक तो आपकी जो लाई बिल्ली टी है, बिल्ली ने टी लाई, वो अगर असेट से ज्यादा है, या तो फिर आपकी लाइबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू असेट। इफ योर लाइबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू असेट मतलब कंपनी स्क्वायर ऑफ हो रही है,
असेट लाइबिलिटी मैच, बैलेंस शीट इज बैलेंस्ड। अरे बोलो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट ना, हाँ है ना। तो ये तो स्क्वायर ऑफ हो गया, यहां कुछ पैसे देने की जरूरत है क्या? नहीं, उल्टा यहां पे पैसा आ सकता है, बोलो सर ना। लेकिन व्हेन योर लाइबिलिटी इज मोर देन योर एसेट, तो इन लोगों को पूरा यहां पे पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, कितना पैसा देना पड़ेगा? द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी मोर असेट्स, ये जो अमाउंट होगा नेट अमाउंट, और द अमाउंट गिवन एज अ गारंटी, ये दोनों में से विच एवर इज लोअर, ये दोनों में से विच एवर इज केवल एक बार लोअर। मतलब अब यहाँ पे 50 करोड़ 30 करोड़ समझो डोंगर है अपना 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का डोंगर ले लिया, तो 180 करोड़ 150 रुपया, समझ में आ रहा है सबको? है ना, 180 करोड़ कितना रुपया? 150, पर एक्चुअल लाइबिलिटी 60 करोड़ की ही थी, तो 180 करोड़ और 150 रुपया लाने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? तो 60 करोड़ इन प्रपोर्शन में लाया जाएगा कि भाई ऊपर जिनका जिनका जो, अब मेरा 150 में से 35-40 रुपया आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो 180 करोड़ का अगर आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, पर एक्चुअल लाइबिलिटी 60 करोड़ ही है, कितना है बोले एक बार? 60 करोड़, तो आप 180 करोड़ थोड़ी लाओगे। सो इक्वेशन याद रखिएगा, द नेट अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ओवर द असेट और द अमाउंट प्रॉमिस्ड विच एवर इज लोअर। आइडिया क्लियर है? दिस इज गारंटी कंपनी, दिस इज क्या बोले एक बार? गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी का एक वृद्ध वाक्य है, कल लगाऊंगा। कल क्या बोले एक बार? जो से लगाऊंगा, हम बोलते हैं ना कैपिटल लगाऊंगा, तो गारंटी कंपनी का वृद्ध वाक्य क्या है बोले एक बार? कल लगाऊंगा। क्लियर है? आज नहीं लगाऊंगा, कल लगाऊंगा। क्लियर है? अब शेयर कैपिटल कंपनी, शेयर कैपिटल कंपनी तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये तो आप सबको पता है। इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं मिस्टर एडीजेड, मिस्टर आरजे, मिस्टर वीजे डी के। एडीजेड सर ने कितना कमिट किया था? 50 करोड़। आरजे ने कितना? 30 करोड़। विजय सर का क्या बोले एक बार? डोंगर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। और मेरा कितना बोले एक बार जोर से? 150 रुपया। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अब जब हम शेयर कैपिटल कंपनी कहते हैं ना, तो आप यहां से लेके वो तक के, यहां से लेके कहां तक के? वो तक के, एट इन, हाँ सही, एकदम से एकदम से। सो यहां से लेके वो तक के आप कभी भी ये पैसा लगा सकते हो, पर वाइंडिंग अप तक के, अभी से लेकर वाइंडिंग अप तक। अब वो तुम कॉल्स के फॉर्म में लगाओ, कॉल्स ऑन शेयर्स का जर्नल एंट्री तुमने किया होगा ना, अप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। बचपन में इतने जर्नल एंट्री मारे, इतने कॉल करवाए, इतने तो गर्लफ्रेंड को भी नहीं किए थे मैंने। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, जोर से बोलो हाँ है ना। तो ये सिचुएशन में एडीजेड सर को बोला, एडीजेड सर ने यहाँ पे 10 करोड़ लाए, फिर यहाँ पे 20 करोड़ लाए, फिर वाइंडिंग अप पे बचे हुए 20 करोड़ लाए, ऐसा हो सकता है। आइडिया क्लियर है? आज से लेके कल तक। सो व्हाट इज अ ब्रीद वाक्य फॉर शेयर कैपिटल कंपनी? आज से लगाऊंगा कल तक। ये नालायक, अच्छा सोच, आज से लगाऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। कब तक? कल तक। कल तक मतलब वाइंडिंग अप तक। समझ में आ रहा है? बू, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। तो ये चीज को तुमने याद रखना। मतलब एडीजेड सर का कॉल्स भाई 10 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़, आरजे सर का भाई 5 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, विजय सर का आधा डोंगर 50 डोंगर 2-4 पत्थर, हाँ है ना। और मेरा मेरा तो 20 रुपए 50 रुपए 30 रुपए, ऐसा अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। सो शेयर कैपिटल और गारंटी समझ में आया पक्का? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली? क्लियर है? एग्जैक्टली। अब एक छोटू सा लिटिल लिटिल काम आपने करना जरूरी है। आपके बुक में लिमिटेड अनलिमिटेड का डिफरेंस दिया है, शेयर कैपिटल गारंटी का भी डिफरेंस दिया है। पूछा बहुत कम बार गया है, पर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो बुक में से एक बार फटाफट फटाफट रीड कर लो। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो एक बार पूछ लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। लैपटॉप का स्क्रीन किधर है जीवन में? लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है क्या? जरूर बताइए प्लीज।
ओके, किसी को चाहिए तो साइड बाय साइड ये चार्ट भी लिख के रख सकता है। ये लिखने की इच्छा है या नहीं है? चलो फटाफट लिख लीजिए फर्स्ट। किसको फुल स्क्रीन कैसे करे जीवन में अब? होल्ड। मैं एक कॉल लगाता हूँ तब तक। लाइव स्ट्रीम में थोड़ा 1 मिनट वेट करना, सेटिंग कर रहे हैं। आपको लिखने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, स्क्रीन ब्लैंक होगा। Sure. थैंक यू। खूपच कॉर्नर झालं का? चलो डन, लिख लिया सबने बच्चों? हुआ नहीं हुआ? ओके, सो अगर ये लिखना हो गया, टेबल उठायचं का? ओके ओके, ठीक है।
सो अगर ये हो गया तो अब हम बढ़ते हैं आगे. नाउ आफ्टर गारंटी कंपनी, शेयर कैपिटल कंपनी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंपनी. और अगली चीज हमको जो देखनी है काफी इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम तुम्हारे बुक में ऑलरेडी बनाया गया हुआ होगा. और अभी हम जिस कंपनी के ऊपर जा रहे हैं, अच्छा गारंटी और शेयर कैपिटल के बाद लास्ट जो बचता है वो कॉम्बो बनता है. कॉम्बो समझ में आता है आपको? कॉम्बो कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल एज वेल एज गारंटी. मतलब कुछ अमाउंट अभी आप कैपिटल के फॉर्म में कंट्रीब्यूट करोगे और कुछ वाइंडिंग अप के टाइम पे करोगे. ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर है. मतलब ऐसा जो कोई बहुत डिफिकल्ट वाला कंपनी नहीं है. तो अब आ जाओ आप पेज नंबर 1.20 पे. और 1.20 पे मैंने ओपीसी का डायग्राम देके रखा है. दिख रहा है सबको? ठीक है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम का डायग्राम है. बोर्ड के ऊपर अगर आप सिर्फ बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको ओपीसी पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. अगर हम बात करें ओपीसी के डेफिनेशन की, तो ओपीसी की डेफिनेशन एकदम हल्की डेफिनेशन है, बहुत ही हल्की डेफिनेशन है. ओपीसी मीन्स अ कंपनी वेयर देयर इज वन पर्सन इज अ मेंबर. मतलब एक लाइन इनको लिखना था, उसमें भी उनको नशे नहीं छूटे. देखो ना क्या लिखा है, वेयर अ कंपनी वेयर देयर इज ओनली वन पर्सन इज अ मेंबर. कितने पर्सन मेंबर बोला है? ओनली वन पर्सन इज अ मेंबर. जब इन्होंने पर्सन बोला ना, मैं बोला बाप रे. पूछो क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? वो विजय सर ने वो करवाया क्या तुमको? वो ये करवाया ना? हाँ ना. आपको एक खास बात बताओ, इनकम टैक्स का पर्सन अलग होता है, कंपनीज एक्ट का पर्सन अलग होता है. ऐसे हर लॉ का पर्सन अलग है. जैसे इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है, कंपनीज का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है, वैसे ही. ठीक है, तो अब कंपनीज एक्ट वाला पर्सन, ये भी तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो एक एक्शन करने हैं मेरे साथ में. पुट योर हैंड्स अप इन द एयर. ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक बंदा, HUF. अरे बेशरम आदमी हो. सो पहला कौन बोले एक बार? इंडिविजुअल, अकेला आदमी, HUF. 5 लोग जमा हो जाएंगे तो फैमिली बनेगी ना? हाँ या ना? सो इंडिविजुअल, HUF. फर्म, अभी 2 लोग जमा हो जाएंगे तो फर्म होगा ना. कैसे लोग है यार ये, किधर ले जाने लायक नहीं. हट. सो फर्म, कौन बोले एक बार उसे? फर्म. AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. अरे तो लोग इकट्ठा आएंगे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन. शिव शिव हे भर हे राम. ओके, सो वापस से क्या है बोले एक बार? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल. क्लियर है? अच्छा, AOP BOI एक ही कैटेगरी है. AOP अलग, BOI अलग नहीं होता. AOP BOI. AOP का तो तुम्हें एग्जांपल पता होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. एनी एग्जांपल ऑफ BOI, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल? लीगली तुमने सुना हो कभी? आपको तो स्टॉक मार्केट्स जो है ना इंडिया के, BSE NSE, दोज आर अर्लियर एजेस में दोज वर बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल. अभी तो कंपनीज बन चुके हैं पर वो बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल हुआ. बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल मतलब 4-5 इंडिविजुअल इकट्ठा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया. क्लियर है आंसर? सो एक बार वापस से क्या है? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ये तो हमने ऑलरेडी किया है. सो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसके अंदर आपकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OPC, स्मॉल कंपनी, जितने टाइप के कंपनी, LLP और कॉर्पोरेट्स होंगे वो AGP में आ जाएंगे. और फिर लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, पूछो क्यों ऐसा? क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है. कभी पल्ले पड़े तुम्हारे? सिर के ऊपर से ही गए ना? हाँ है ना? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है. तुम्हें पता है किंगफिशर में विजय माल्या ने 7,000 करोड़ का लोन रीपे नहीं किया SBI का? ये गलत बात है, ऐसा नहीं है. विजय माल्या लोन रीपे करने गया था SBI में, वो बोले लंच ब्रेक है बाद में आना. ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना? हाँ या ना? ये नहीं, वो टेबल पे जाओ, वो नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, तीसरे डिपार्टमेंट. तो उसको पूरा घुमाया उधर अंदर, मेरे को राउंड करवाया, फिर बोले लंच ब्रेक है बाद में आना. वो इकलौता बैंक है जहां 9:30 बजे बैंक शुरू होता है, 10 बजे लंच ब्रेक शुरू होता है, 4 बजे लंच ब्रेक खत्म होता है, 4:30 बजे बैंक खत्म हो जाता है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग मेड. अब बेसिकली देखा जाए तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मिला के 6 लोग हुए. गिनो. इंडिविजुअल 1, HUF 2, फर्म 3, AOP BOI 4, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन 5, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 6. क्लियर है? एक स्टिल बाकी है, 7 पर्सन होने चाहिए. कितने? 7. एक है एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ 6 ऑफ द अबव.
ऊपर के किसी का भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी। क्लियर है? जैसे एसबीआई बैंक की तिलक रोड ब्रांच या एसबीआई बैंक की प्रेस्टीज पॉइंट ब्रांच। कंसेप्ट समझ में? दिस इज ऑल्सो अ पर्सन। क्यों पर्सन डिफाइन करने की जरूरत क्यों है? समझिए, पर्सन डिफाइन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वंस यू डिफाइन अ पर्सन, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, एक्चुअली दिस बेसिक शुड हैव बीन टोल्ड इन अ फाउंडेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। पर्सन इस हिसाब से डिफाइन किया गया है गाइस कि हमें यह पता चले कि इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर 7 पीपल हु कैन कॉन्ट्रैक्ट इन देयर ओन नेम। इंडिविजुअल खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एचयूएफ भी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बोलो हाँ या ना। फर्म भी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर रजिस्टर्ड है तो, अनरजिस्टर्ड है तो बात अलग है। एओपी बीओआई खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी, और इनके ब्रांच ऑफिस एजेंसी भी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे पूछो कि 1 पर्सन एज अ मेंबर, ओपीसी में इन्होंने क्या लिख दिया, फिर देयर इज कितना पर्सन एज अ मेंबर, बोले एक बार 1 पर्सन। तो पर्सन के लिए तो 7 लोग मान रहा हूं ना, बोलो हाँ है ना, सब जन बोलो कौन कौन सा, इंडिविजुअल। सेकंड वन कौन है, बोले एक बार जैसे एचयूएफ। थर्ड वन कौन सा है, बोले एक बार जैसे फर्म। फोर्थ वन कौन सा है, एओपी एंड बीओआई, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। पांचवा वाला कौन सा है, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कॉर्पोरेट्स, हाँ है ना। उसके बाद में 6 वाला कौन सा है, लोकल अथॉरिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और 7th वाला कौन सा है, ब्रांच ऑफिस और एजेंसी, बोलो हाँ या ना। अब जब मुझे यह पता है कि पर्सन के डेफिनेशन में 7 लोग आते हैं, कि ये 7 लोग पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं, ये जब मुझे पता है, तो क्या ये सातों के सातों ने अगर कोई कंपनी बनाई तो ओपीसी हो जाएगी? ये सातों में से किसी ने भी कंपनी बनाई तो क्या ओपीसी हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल एक ऑलरेडी एजेपी है, एक ऑलरेडी कंपनी है, उस कंपनी का, वो कंपनी का ओपीसी बना सकता है नया? जैसे टाटा सन्स, क्या ये नया ओपीसी क्रिएट कर सकता है? हाँ या ना, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया फिर 1 पर्सन इज अ मेंबर, कि जहां पे 1 पर्सन मेंबर है, बोले तो पर्सन में तो 7 लोग हैं, तो सातों में से किसी ने भी बनाया तो भी बन जाना चाहिए। तो क्या टाटा सन्स कंपनी बनाए, मतलब टाटा सन्स के लाखों शेयर होल्डर, पर टाटा सन्स ओपीसी बना सकता है? क्या ये हो सकता है लॉजिकली? जोर से बोलो, क्या होना चाहिए लॉजिकली? कि टाटा सन्स माना, टाटा सन 1 पर्सन है, पर अगर टाटा सन ने ओपीसी बनाया तो भी वैलिड रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि टाटा सन्स के भी खुद के मेंबर करोड़ों है, या टाटा मोटर्स के भी खुद के मेंबर करोड़ों है, बोलो हाँ या ना। इस सिचुएशन में नीचे के 6 लोग रेस हार जाते हैं, ये कभी भी ओपीसी नहीं बना सकते, क्योंकि ओपीसी हमेशा सिर्फ कौन बनाएगा, इंडिविजुअल। सो दिस डेफिनेशन नीड्स अ सीरियस अमेंडमेंट। और वो मैं जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, 2014 से चिल्ला रहा हूं कि डेफिनेशन नीड्स अ सीरियस अमेंडमेंट, कि यहां पर्सन वर्ड गलत है, यहां पे वर्ड होना चाहिए इंडिविजुअल। तो हम इसी प्रकार से इसको इंटरप्रेट करेंगे, वी विल कंसिडर दिस एज ए इंडिविजुअल। क्योंकि 10 लोगों का एसोसिएशन मिलके एक ओपीसी कैसे बनाएगा, फिर उसको ओपीसी क्यों कह रहे हो जीवन में? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, ऐसा ना। और एक्चुअली बोला जाए तो इसको 1 पर्सन कंपनी भी नहीं बोला जाना चाहिए, इसे 1 इंडिविजुअल कंपनी बोला जाना चाहिए। ओपीसी नहीं, ओआईसी, 1 इंडिविजुअल कंपनी। वो कहते हैं ना ओआईसी, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो दिस इज 1 इंडिविजुअल कंपनी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ है ना। तो बेसिक ड्राफ्टिंग में ही इशू है, ठीक है, बेसिक ड्राफ्टिंग में इशू है, और ये इशू 8 साल से वैसा ही है, बट वी सीरियसली एक्सपेक्ट कि भाई साहब कभी ना कभी इसको सॉल्व किया जाएगा अमेंडमेंट के तौर पे, ठीक है। ये छोटा सा एक चीज लिख के रखो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भैया ओपीसी कौन बना सकता है, ठीक है। गो फॉर इट। ओके, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? कृपया कमेंट करके बताइए।
इट्स अ सीरियस अमेंडमेंट, दिस सेक्शन इटसेल्फ नीड्स अ सीरियस अमेंडमेंट, और इसको ओपीसी की जगह ओआईसी बना देना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द ओपीसी। अब ओपीसी का एक लाइन में डेफिनेशन दिया, मतलब कितनी मारामारी है जीवन में, भिखारीपनी की हद है, ठीक है। बट अब हमको समझना जरूरी है ओपीसी क्या है। तो मैंने ओपीसी के 262 को, मैंने आपको सेक्शन लिस्ट इसी के लिए लिखवा के दी थी, मैं ओपीसी के 262 को सेक्शन 3 के साथ रीड कर रहा हूं अभी, ठीक है। 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द ओपीसी रेड विद सेक्शन 3। बहुत परम ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा ओपीसी का, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चार्ट बहुत काम का है। सबसे पहली बात, ओपीसी का नाम लिखते कैसे है। आधे बच्चे सीए इंटर पास कर जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता ओपीसी का नाम कैसे लिखते हैं। पब्लिक कंपनी के नाम में हम लिमिटेड लिखते हैं, प्राइवेट कंपनी के नाम में हम प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, बोलो हाँ है ना। ओपीसी के नाम में हम लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी। दिस इज हाउ यू शुड राइट द नेम ऑफ ओपीसी। समझ में आए? बहुत सारे बच्चों को नहीं, कितने लोगों को नहीं पता था ये सबको मालूम था। सी सो दिस हैपन्स, तुम इंटर दे रहे हो तुम्हें नहीं पता, दिस क्वेश्चनेबल ना, क्योंकि ये तो फाउंडेशन में भी है अपने पास, हाँ है ना। सो दिस थिंग यू मस्ट नो, क्योंकि आगे आर्टिकलशिप में अगर तुम गलती से एक आधी ऐसी मिस्टेक कर दोगे, प्रिंसिपल उसी दिन उठा के बाहर फेंक देगा, या एटलीस्ट तुमको ऑफिस बॉय बना देगा कि पानी वानी ला, चाय वाय ला। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा, ओपीसी का एक मेंबर होना जरूरी है, इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल मेंबर। दूसरा, एक इंडिविजुअल नॉमिनी भी होना जरूरी है, वन इंडिविजुअल नॉमिनी। अब नॉर्मली हम इसको कहते हैं कि मेंबर नॉर्मली कोई पप्पा होगा, तो नॉमिनी उनका कोई ऑब्वियसली बच्चा ही होगा, ठीक है। अब इससे सवाल पैदा होता है कि क्या आप ओपीसी में, ये चार्ट को मैं थोड़ा सा काट दूंगा। मेरा सवाल यह है कि समझो देयर आर 2 ओपीसी, ओपीसी 1 एंड ओपीसी क्या बोले एक बार जो से 2। तो क्या एक ही बंदा 2 ओपीसी में, देखो मेंबर मतलब पापा और नॉमिनी मतलब बच्चा, तो क्या एक ही बंदा 2 ओपीसी में पापा हो सकता है? बोलो हाँ या ना। क्या एक इंडिविजुअल 2 ओपीसी में पप्पा हो सकता है? क्या 2 जगह पे आप पप्पा बन सकते हो? बोलो हाँ या ना। तो बन तो सकते हैं। ए भाई, जिंदगी पे मारो ऐसा छापा कि हर गली से आवाज आए, समझ में? ऐसा नहीं भाई, ये अलाउड नहीं है। सो आप पापा किसी एक ही जगह पे, समझ में आ रहा है, किसी एक ही जगह पे पापा बनना अलाउड है, बन सकते हैं, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। दूसरी बात, कहीं एक जगह पे आप पापा हो तो किसी दूसरी जगह पे आप बच्चा बन सकते हो। जैसे ऊपर के चार्ट में देख लो, देखो दिस वन इज डिसअलाउड, पर अगर आप ऊपर के चार्ट में देखो, किसी एक जगह पे आप पापा हो तो दूसरी जगह पे बच्चा मतलब नॉमिनी बन सकते हो। किसी एक जगह पे नॉमिनी हो, दूसरी जगह पे बच्चा बन सकते हो, मतलब बच्चा बच्चा 2 नॉमिनी चलेगा। किसी एक जगह पे अगेन नॉमिनी हो, दूसरी जगह पे भी नॉमिनी, टेबल ही बेकार बनाया है, डिजाइनर क्या कर रहा था क्या मालूम, ठीक है, ध्यान देना। सो किसी एक जगह पे आप पापा हो, दूसरी जगह पे आप बच्चा बन सकते हो क्या? सब जन बोलो हाँ या ना। यस। किसी एक जगह पे आप बच्चा हो तो दूसरी जगह पे पापा बन सकते हो क्या? यस, टोटली अलाउड। और किसी एक जगह पे आप बच्चा हो मतलब नॉमिनी हो तो दूसरी जगह पे भी नॉमिनी बन सकते हो क्या? तो आंसर है यस। नीचे के तीनों अलाउड है, नीचे के तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 जगह पे पापा नहीं, बाकी सब अलाउड। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस सर नो। दूसरी बात, इनका एक रेसिडेंशियल स्टेटस भी होता है। कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए? कितना दिन इंडिया में रहना चाहिए? 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी है, ठीक है। ये भी आपने सुना ही होगा, क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट वाला, ओपीसी की मैक्सिमम लिमिट, इसको मैं हैशटैग स्मॉल लिख के छोड़ दूंगा। हैशटैग स्मॉल लिख के मैं यहां पे मतलब ये पढ़ा रहा हूं, पर हैशटैग स्मॉल मैंने क्यों किया है, इसका रेफरेंस स्मॉल कंपनी में आएगा, तो इसको जरा गौर से पढ़िए, ठीक है। ये काम में आने वाला है स्मॉल कंपनी में, ठीक है। तुमको एक बहुत बड़ा ज्ञान स्मॉल कंपनी में मिल सकता है, तुम भी अगर ध्यान दोगे तो। ओपीसी का मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख अलाउड है, एंड मैक्सिमम टर्नओवर ओपीसी का 2 करोड़ हो सकता है। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना, जोर से बोले एक बार, 50 लाख, एंड मैक्सिमम टर्नओवर कितना, 2 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। सो पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख, टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़, इतना ही ओपीसी का अलाउड है। यहां तक आइडिया क्लियर है? अगर आपने पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर लेके गए या आपका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर गया, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपने तोड़ा, प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दोनों में से एनी वन इज ब्रोकन, कोई भी एक कंडीशन अगर आप तोड़ते हो, एनी वन सिंगल कंडीशन इज ब्रोकन, तो आपको ट्रांजिशन मिलता है 6 मंथ्स का, और वो 6 मंथ्स में यू हैव टू कंपल्सरीली कंप्लाई विद द कंडीशन और कंपल्सरीली कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। मतलब आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर चला गया, आपका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चला गया। अच्छा, टर्नओवर भी कौन सा है? एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स। ऑफ कितना साल बोले एक बार, 3 ईयर।
अगर आपका पेड अप कैपिटल तो एवरेज नहीं हो सकता, पर आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर चला गया, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द 3 इयर्स ये 2 करोड़ के ऊपर चला गया, दोनों में से कोई भी कंडीशन ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 6 मंथ्स ट्रांजिशन मिलेगा। 6 मंथ्स मतलब एक तो वापस से लिमिट में आ जाओ 6 महीने में, नहीं तो कन्वर्जन कर लो। मतलब मेरा पेड अप कैपिटल चला गया 70 लाख, तो मैं वो 6 महीने में वापस पेड अप कैपिटल 50 पे लेके आऊं। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो। या तो फिर मैं पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाऊं। दिस इज वेरी इसेंशियल कंडीशन। ये सेक्शन में डिफाइंड नहीं है, दिस इज एक्चुअली गिवन इन रूल 6। दिस इज एक्चुअली गिवन इन रूल 6। हो सकता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे, ठीक है, पर इसमें भी और डीप अंडरस्टैंडिंग बाकी है, तो सिर्फ सुनते रहिए। मुझे एक बार वापस से बताइए, कन्वर्जन कब करना है? दोनों में से कोई भी एक तोड़ा। कितना ट्रांजिशन है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में एक तो कंडीशन कंप्लाई करो, नहीं तो कन्वर्जन करो। व्हाट इफ आपने दोनों के दोनों तोड़ दिए, बोथ ऑफ द कंडीशन ब्रोकन? इसका बहुत सटीक वर्डिंग दिया है। इसके वर्डिंग में लिखा है, इफ ओपीसी ब्रेक्स बोथ द कंडीशन इट विल सीज टू बिकम अ कंपनी। रूल में ये वर्डिंग है, इट विल सीज टू बिकम अ कंपनी। सीज टू बिकम अ कंपनी मतलब वो कंपनी एज अ कंपनी फंक्शन करना बंद हो जाएगी। आपने दोनों एक साथ तोड़े, एक तोड़ा 6 महीना दिया, पर आपने दोनों एक साथ तोड़े, यू विल सीज टू बिकम कंपनी। मतलब समझो आपने अभी पेड अप कैपिटल एक्सीड कर दिया 70 गया, आपको 6 महीना मिला ट्रांजिशन, और इमीडिएटली आपका टर्नओवर भी एक्सीड हुआ। तो जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया, एवरेज एनुअल टर्नओवर, उस दिन आप कंपनी बनने से ही बंद हो जाती है। यू सीज टू बिकम अ कंपनी। वंस यू सीज टू बिकम अ कंपनी, तो ऐसे सिचुएशन में आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक एज सुन एज पॉसिबल आप पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्जन नहीं करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर एक कंडीशन तोड़ा 6 महीने मिल रहे हैं, दोनों कंडीशन तोड़ा सीज, तब तक काम नहीं करना जब तक आप कन्वर्जन नहीं करते। इज इट वेरी क्लियर? अच्छा, ये मैं बोल रहा हूं या कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? रूल नंबर 6। अच्छा, कन्वर्जन का आईएनसी, अब बहुत से ध्यान देना, मैं आईएनसी पुट करने जा रहा हूं। ओपीसी के आईएनसी, आईएनसी मतलब ई फॉर्म। आईएनसी ई फॉर्म कौन से चैप्टर का है बताओ? इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का। तो अब देखो मैं आईएनसी पुट कर रहा हूं। जब आप ओपीसी की कोई भी थ्रेशोल्ड तोड़ो तो आईएनसी 5 आरओसी को फाइल करना है। कौन सा आईएनसी फाइल करना है? 5। किसको फाइल करना है? आरओसी। कि भैया हमने एक कंडीशन तोड़ा है, दोनों कंडीशन तोड़ा, नहीं तो आरओसी को कैसे पता चलेगा तुमने तोड़ा करके? अब बच्चे यहां पूछते हैं, सर अगर हमने आईएनसी 5 फाइल नहीं किया तो पेनल्टी। अगर तुमने फाइल नहीं किया तो क्या लग जाएगा? पेनल्टी। कन्वर्जन तो होगा ही, पेनल्टी भी लगेगी, तो उससे अच्छा तो फाइल कर दो। क्लियर है? और जब आप आईएनसी फाइल करोगे और आपको लगता है आपने कन्वर्जन करना कंपलसरी है, तो आईएनसी 6 फाइल करना है कन्वर्जन के लिए। सो 5 काय के लिए है? थ्रेशोल्ड तोड़ने के लिए। सब जन बोलो, 5 काय के लिए है? थ्रेशोल्ड तोड़ना। थोड़ा सा लिंक भी कर सकते हो, मतलब ऑड लिंक है। 50 लाख का कैपिटल तोड़ा तो आईएनसी 5 55, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। तो कंडीशन तोड़ा आईएनसी 5 और कन्वर्जन करना है आईएनसी 6। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर। नो, यहां तक आइडिया क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली? बोलो हाँ या ना? चलो, ये हो गया आपका ओपीसी का थ्रेशोल्ड। पर हैशटैग स्मॉल भूलना मत। हैशटैग स्मॉल भूलने का नहीं। पूछो क्यों? जब मैं स्मॉल कंपनी बताऊंगा आपको, स्मॉल कंपनी के लिमिट्स में बताऊंगा। स्मॉल कंपनी की बेसिक लिमिट 50 लाख और 2 करोड़ से शुरू होती है। सो उस वक्त ये काम में आएगा, ठीक है? सो डोंट वरी, सिर्फ फिलहाल याद रखना 50 लाख और 2 करोड़ स्मॉल कंपनी में काम में आएगा। कहां काम में आएगा बोले एक बार? स्मॉल। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। ओपीसी 2 टाइप के बिजनेस नहीं कर सकता। कौन कौन से? सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकता, मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एक आदमी कितना चैरिटी करेगा? समझ में आ रहा है? और दूसरा एनबीएफसी नहीं हो सकता। व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनी एग्जांपल? बजाज फाइनेंस। तो क्यों ऐसा? मेरे को लॉजिक बताइए। सी, विदाउट लॉजिक याद रखने के लिए बोलूंगा भी नहीं और रखना भी नहीं चाहिए। व्हाई? क्यों ओपीसी को एनबीएफसी क्यों नहीं अलाउड? क्यों नहीं अलाउ किया गया किसी पर्सन को, एक इंडिविजुअल को एनबीएफसी बनाना? बोलो मुझे एक बात बताओ, बजाज फाइनेंस इंडियन मार्केट में आने की वजह से इंडियन मार्केट का क्या हाल हुआ है? थोड़ा सोच के बोलना। इसके 2 इफेक्ट्स है। बजाज फाइनेंस जैसा एनबीएफसी जब इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, इसका फर्स्ट इफेक्ट यह है कि लोगों को एम्पल अमाउंट में फाइनेंस अवेलेबल हुआ। मतलब वो कंपनी ऐसा है कि किसी भी चीज को ईएमआई में कन्वर्ट कर देता है। कल तुम 10 रुपए का कैडबरी परचेस करो, पे 1 रुपीज ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स। दिस इज बजाज फाइनेंस।
तुमको जिंदगी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड जितनी याद नहीं करती उतना बजाज फाइनेंस याद करता है। हेलो सर, मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रही हूँ, आपको 2 लाख का लोन दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। तुम्हारा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, क्रेडिट स्कोर कुछ नहीं, पर तुमको 2 लाख का लोन दिया जा रहा है। एक बार बीच में मैंने कॉल सुना था, लड़की ने कॉल किया बजाज, हेलो सर बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ, 2 लाख का लोन दिया जा रहा है। बोले दे दो। तो बोले सर आपको लोन की जरूरत क्यों है? बोले दारू पीने के लिए। बोले सर हम नहीं देते। तो बोले कॉल मत करना वापस से। तो बजाज फाइनेंस कॉल कर करके लोन देते हैं, कर करके। ये एक असर है, एक इफेक्ट है मार्केट का कि भाई हर चीज को ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे, हर चीज को लोन में कन्वर्ट करेंगे। पर इसका दूसरा इफेक्ट भी है। बजाज फाइनेंस के लोन्स की वजह से पहले तो कंज्यूमर कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ गया है। जो चीज तुम पहले लेने के लिए सोचते नहीं थे वो ईएमआई की वजह से लेने की सोचते हो। दूसरा इसका साइड इफेक्ट यह है कि बजाज फाइनेंस इतने लोन बांटता है जिससे एग्जिस्टिंग बैंकिंग स्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है। क्योंकि पहले तो सिर्फ बैंक से लोन बांट रहे थे और बजाज फाइनेंस इतने अग्रेसिवली लोन बांट रहा है जीवन के अंदर कि भैया एग्जिस्टिंग बैंकिंग कंपनीज उसको compete कर ही नहीं पा रही। बैंकिंग कंपनीज उसको compete नहीं कर पा रही। यू कैनॉट, नेशनलाइज बैंक कैनॉट compete विद बजाज फाइनेंस। जब नेशनलाइज, मतलब मेरे साथ में केस हुआ है, व्हेन आई वाज गोइंग फॉर द लोन, मैंने एक बजाज फाइनेंस से लोन करवाया कमर्शियल, तो मेरा 2-3 जगह पे केस चल रहा था। तो बैंकिंग कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, सर हमारा छोड़ दो, बोले आप बजाज फाइनेंस से ही करवा लो। क्योंकि वो कुछ जगह पे रिस्क भी ले लेता है। तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन 19-20 होंगे, बजाज फाइनेंस तुम्हें लोन दे देगा, पर तुमको नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देगा। क्लियर है कंसेप्ट? एंड दैट्स व्हाई पीपल आल्सो गो फॉर द एनबीएफसीज। तो ये साइड इफेक्ट है, इससे बैंकिंग कंपनी को डैमेज होता है, बैंकिंग सेक्टर को डैमेज होता है। कंसेप्ट समझ में? अब अगर आप ओपीसी को एनबीएफसी करना अलाउ करोगे तो हर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया का जिसके पास 25 करोड़ से ऊपर का पैसा है वो हर खुद का एनबीएफसी खोल के बैठ जाएगा। और अगर हर गली नुक्कड़ चौराहे में एनबीएफसी खोलेगा तो इंडियन बैंक क्या करेगा? और आपको शायद नहीं पता, 1973 में इंडिया का फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था इंदिरा गांधी के राज में। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी के राज में। 1994 में सेकंड नेशनलाइजेशन हुआ और 6 बैंक्स का, टोटल 20 बैंक्स नेशनलाइज थे। उसमें से 2 मर्ज होकर बना पंजाब नेशनल बैंक, जिसको नीरव मोदी ने लूट लिया। समझ में आ रहा है? 12,000 करोड़ से, हाँ है ना। फिर भी उसका कुछ नहीं फटा, पंजाब नेशनल अभी भी चल रहा है। वो बोला हमारे पास बहुत पैसा है, नीरव मोदी लेके गया तो क्या हुआ, अभी भी वो चल रहा है। 19 नेशनलाइज बैंक आज के डेट में है। और आप कभी भी रिव्यू उठा के देख लो, फ्रॉम 1994 इंडिया का जीडीपी एंड नेशनलाइज बैंक का ग्रोथ रेट, ये दोनों मैच होते हैं। हार्डली 0.2 0.3 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होता है। जो इंडिया का जीडीपी होता है वही आपका नेशनलाइज बैंक का नियर टू ग्रोथ रेट होता है। तो इससे एक इक्वेशन बन गया कि अगर देश को ग्रो करवाना है तो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करवाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करवाना और ऊपर से बोल रहे हो ओपीसी को एनबीएफसी बनाते हैं, घंटा ग्रो होगा। समझ में आया? एंड दैट इज व्हाई ओपीसी को एनबीएफसी बनाने से क्या किया है, मना, सो दैट इंडिया का बैंकिंग सेक्टर कॉन्जर्व रहे। अगर बैंकिंग सेक्टर ठीक रहेगा तो इंडिया ठीक रहेगा। यू गॉट द लॉजिक? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली? लाइव स्ट्रीम में भी मुझे बताना है, समझ में आया पक्का? तुम इसके पहले पढ़े होंगे कि एनबीएफसी नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, दिस इज अ रीजनिंग। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट, लास्ट वन, ओपीसी कौन से टाइप के कंपनीज में आता है? तो मैंने आपको चार्ट दिया है। रजिस्टर्ड कंपनी हमारे पास 3 है, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। ना ये चार्टर्ड है ना स्टैट्यूटरी है, सो इट इज कौन सा कंपनी? बोले एक बार, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में भी अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो हो ही नहीं सकता ओपीसी कभी, ठीक है। एक बंदा अनलिमिटेड स्टेमिना, मतलब एनीवेज। सो लिमिटेड में भी 2 होते हैं। पहला कौन सा बोले एक बार? जो से प्राइवेट। दूसरा कौन सा बोले एक बार? पब्लिक। अब प्राइवेट में भी 2, एक नॉर्मल ओपीसी और दूसरा नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। सो ओपीसी इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का ही डिवीजन ओपीसी है। हालांकि मैं इस चार्ट को और थोड़ा अच्छे से बताऊं तो मैं ये भी लिख सकता हूं ओपीसी नॉर्मल एंड स्मॉल, क्योंकि स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन का पहला ही लाइन है कि इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। व्हेन इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी तो कौन सा कंपनी है? प्राइवेट। तो ये भी हम लिख सकते हैं। दिस इज पूरा ओपीसी का एक चार्ट में कुंडली। कैसे समझ में आया सबको? हाँ है ना। अब ओपीसी के लिए कुछ बचता नहीं है, ये छोड़ के एज गुड एज कोई ऐसी चीज नहीं जो ओपीसी के लिए बचती है। आइडिया क्लियर है बच्चों? में क्या कह रहे हो? जोर से बोले सर ना। तो मैं चाहूंगा ये जो मैंने मार्किंग की है फटाफट कर लो 2 मिनट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। समझ में आ रहा है क्या? कृपया कमेंट करके बता दीजिएगा। सबको फेस टू फेस में समझ में आ रहा है? चलो गुड।
Sure, done guys. Everybody. चलो, यहाँ तक आइडिया क्लियर है पक्का? बोलो हाँ है ना? सो ओपीसी का आपका सेक्शन यहाँ पे होता है खत्म. नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कंपनी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कौन सा? प्राइवेट कंपनी. कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, आज के होमवर्क में भी आने वाले हैं, क्लास वर्किंग में भी आने वाले. पहले तो तुम डेफिनेशन पढ़ो, देखो क्या झेपता है नहीं झेपता है. मैं काम की चीजें मार्क कर रहा हूं, आप साथ में कर सकते हो. मार्किंग करना है कर लीजिए. Sure, done. Sure, done guys. ओके. अब प्राइवेट कंपनी का तुमने डेफिनेशन पढ़ लिया होगा पूरा का पूरा, बट प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन याद करना जरूरी है. क्या करना जरूरी है बोले एक बार उसे याद. तो पहले तो पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर. एक ही चलेगा, एक ही का काम है. ओके, सो मेरे साथ में एक्शन करना सबने. रेडी? अ कंपनी बाइज ए. मैडम, अ कंपनी बाइज ए. बोलो. ओ ए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सो कंपनी बाइज ए. ओ ए. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो आप ऐसे कंपनी बाइज ए. ओ ए. लाइव स्ट्रीम में भी मेरे को एक्शन दिख रहे हैं सबके, और अच्छे वाले करो नालायक को. सो कंपनी बाइज ए. ओ ए. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड. हम दो, हमारे 200. वेरी गुड वेरी गुड. तुम्हारे वजह से 140 करोड़ हुए अपन. हाँ. सो कंपनी वाइज का एक बार ए. ओ ए. ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड. हम दो, हमारे 200. समझ में आ रहा है? जॉइंट होल्डिंग. कौन सा होल्डिंग? अपन एक्शन ज्वाइंट की कर रहे हैं, पर ये वो ज्वाइंट नहीं है. ज्वाइंट मतलब 2-3 पर्सन मिलके. सो ज्वाइंट होल्डिंग बोलो क्या है? अरे मैडम क्या? हाँ बहुत बढ़िया. सो ज्वाइंट होल्डिंग बोलो क्या है? विल बी कैलकुलेटेड एज 1.
अब डेफिनेशन दो उंगलियों से एक उंगली पे शिफ्ट हो गई है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। सो एक बार वापस है, कंपनी वाइज क्या है? ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, हम दो हमारे 200, जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं, भविष्य बता रहे जीवन में यहाँ पे कि ग्रामर की क्लास चल रही है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये कौन सा फ्यूचर हो? कम डेफिनेशन पढ़ा ना जीवन में तुमने, कुछ तो रिलेवेंस लो। फ्यूचर बोले, और कंपनी बाय क्या है बोले एक बार? ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड, हम दो हमारे 200, जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1, प्रेजेंट पास्ट, एम्प्लॉइज विल नॉट बी काउंटेड। अब ये कौन से एम्प्लॉइज है? जो शेयर होल्डर्स भी है, उनको हम मेंबर्स में काउंट नहीं करते, ठीक है। एंड इनविटेशन टू पब्लिक, ऐसे किसी को भी नहीं बुलाने का, ठीक है। सो इनविटेशन टू पब्लिक, बुलाती है मगर जाने का, सो इनविटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। एक बार वापस से क्या है? कंपनी वाइज ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, हम दो हमारे 200, जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1, प्रेजेंट पास्ट, एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, एंड इनविटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, आप ऐसी की ऐसी डेफिनेशन पुट कर सकते हो। तुम अगर थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान रखो तो ध्यान देना बहुत अच्छे से। पहले एक सिंगल लाइन, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो पहले एक सिंगल लाइन लिखना है, प्राइवेट कंपनी मींस पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब किया है उतना होगा। अब पहले ये पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी का 1 लाख हुआ करता था। कितना लाख हुआ करता था? 1 लाख। अभी वो पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी गवर्नमेंट बोलेगा उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। सो कंपनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब बट बाय इट्स आर्टिकल, मेन डेफिनेशन यहां से शुरू हो रही है, बाय इट्स एओए restriction on transfer of shares, limit the number of members to 200, और ओपीसी के केस में 1 ही रहेगा क्योंकि ओपीसी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी। फिर उसके नीचे देखो जॉइंट होल्डिंग की बात की है, 2 और मोर पर्सन होल्डिंग 1 और मोर शेयर इज अ जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट की बात की है, प्रेजेंट एम्प्लॉय पास्ट एम्प्लॉय फॉर्मरली इन बिन एम्प्लॉयमेंट शॉल नॉट बी क्या बोले एक बार से इंक्लूडेड, एंड इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। मतलब 3 एक्चुअल मेन पॉइंट्स 3 ही है, restriction on transfer of shares, limit the number of members, and invitation to public is not allowed। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स आप लिमिट कर रहे हो उसके लिए 2 क्लैरिफिकेशन है कि भैया जॉइंट होल्डिंग को 1 मानो और एम्प्लॉइज को मानो ही मत। क्लियर है? सो मेन पॉइंट्स कितने हैं? 3, और सेकंड पॉइंट में 2 एक्सप्लेनेशन है। आइडिया क्लियर है? तो तुम इस डेफिनेशन को जैसा का वैसा रिसाइड कर सकते हो। सिंगल लाइन में हम क्या लिखेंगे? प्राइवेट कंपनी मींस एज पर प्रिस्क्राइब कैपिटल एंड बाय इट्स केवल एक बार एओए। फिर पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। पॉइंट नंबर 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 एक्सेप्ट फॉर ओपीसी। फिर उसी के अंदर प्रोवाइडेड दैट, आप प्रोवाइडेड दैट लिख सकते हो, जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज क्या? 1, और प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड। अपने लैंग्वेज में लिखने का कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्या ये कर सकते हो आप? तो मैं चाहूंगा रजिस्टर में अपने एक बार डेफिनेशन लिख के देखो, हमने जैसा याद किया वैसा। ठीक है? उनका लैंग्वेज नहीं फॉलो किया चलेगा, पर हमने जैसा याद किया, फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेट सही आना चाहिए, वर्डिंग जितने अपन ने देखे सही आने चाहिए, तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि तुम डेफिनेशन लिख पा रहे हो या नहीं। गो फॉर इट फास्ट।
फॉर्मेट में लिखना जम रहा है? ठीक है, मेन 3 पॉइंट्स, बाकी वर्डिंग नॉर्मल अपने भी यूज किए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लो, आपने डेफिनेशन का लिखा, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल एंड बाय इट्स एओए, बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब नॉर्मली एग्जाम में आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, तो यू कैन राइट द वर्ड आर्टिकल, पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी नहीं, सिर्फ आर्टिकल लिखा तो भी चलेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए मेमोरेंडम लिखा तो भी चलेगा। सो बाय इट्स आर्टिकल, पॉइंट नंबर 1, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 200, ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर ओपीसी। ये बहुत सारे बच्चे भूले होंगे कि ब्रैकेट में एक्सेप्ट ओपीसी लिखना है। ठीक है, फिर उसके नीचे प्रोवाइडेड दैट जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1, और उसके नीचे प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड। फिर पॉइंट नंबर 3, इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। आपने ऐसा भी लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, कंटेंट सही प्लेस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया पक्का? हाँ है ना? पर अब डेफिनेशन को याद रखना एंड डेफिनेशन को समझना दो अलग टास्क है गाइस। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन को समझाता हूं, ठीक है, कि व्हाट इज अ रिपरकशन, जो लैंग्वेज यूज किया है उसका असर क्या है, उसका मतलब क्या है, ध्यान देना। पहली बात, ये आपका चार्ट है, इसको मैंने बाय से वो लिख दिया और 3 पॉइंट पुट कर दिया अपने 1 2 3, जो अपने डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स है ना मेन, वो मेन 3 पॉइंट्स मैंने 1 2 3 करके पुट कर दिया, और एक एडिशनल ब्लॉक मैंने बनाया है जो डेफिनेशन में नहीं है पर तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज एक्स्ट्रा वन। ठीक है, नाउ बाय से हुए सबसे पहला है रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या वर्ड यूज किया है? सब जन बोलो, क्या वर्ड यूज किया है? वो चाहते तो प्रोहिबिटेड वर्ड यूज कर सकते थे। कौन सा वर्ड यूज कर सकते थे? प्रोहिबिटेड। बट हैव दे यूज द वर्ड प्रोहिबिटेड? दे हैव यूज द वर्ड रेस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिटेड मतलब कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्टेड मतलब कर सकते हो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन के साथ। तो भाई साहब फिर रेस्ट्रिक्शन बताओ ना। अगर तुमने रेस्ट्रिक्टेड बोला तो रेस्ट्रिक्शन क्या है वो तो बताओ। ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड है। तो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर सर्कुलर्स जारी किए, नोटिफिकेशन जारी किए। डिपार्टमेंट ने बोला रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स किसी और को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं अगर दूसरा पर्सन भी एक तो मेंबर है या दूसरा पर्सन ग्रुप में से बिलोंग करता है। चलो मेंबर है तो करना जायज है, ये तो हमको भी समझता है, हम सब प्राइवेट कंपनी के मेंबर है, आज मैंने मेरे शेयर तुमको दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हाट इज ग्रुप ऑफ पर्सन? तो ग्रुप ऑफ पर्सन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रिलेटिव, अगर कोई मेंबर खुद के रिलेटिव को शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो अलाउड है, या फिर दूसरा है अगर कोई मेंबर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहता है। सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? शार्क टैंक देखा है? वहां तो सभी प्राइवेट कंपनीज ही आ रही है ना, और वो बोल रहे हैं कि भाई ये बेचना है वो बेचना है, फिर वो चारों जजेस शुरू हो जाते हैं, ये दोगलापन है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ कैसे बात कर, क्या कर रहा है भाई तू? है ना, आइडिया है, अभी उसको निकाल दिया बोलना, और मस्त कैरेक्टर था, मेरे को बहुत मजा आता था। तो क्या कर रहा है भाई, तो क्या बेच रहा है? सो बेसिकली देखा जाए तो चारों जजेस भिड़ जाते हैं। अगर कंसेप्ट पसंद आया 2% के लिए 50 लाख, 10% के लिए 2 करोड़, देखा होगा आपने, हाँ है ना। तो दे आर एक्चुअली बाइंग द इक्विटी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। इन्वेस्टर को शेयर्स देना कंपनी के, तो ये अलाउड है। आप पब्लिक एट लार्ज के लिए जा रहे हो क्या? पूरी पब्लिक के पास जा रहे हो क्या? ऐसे तुम अभी जो LIC का IPO आया वैसे गए क्या तुम? नहीं, तुम ऐसे शार्क टैंक में गए, 2-4 लोगों को जमा किया, उनको बोला ले लो। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना। दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, कर सकती है। एक तो खुद के मेंबर को, नहीं तो ग्रुप को। ग्रुप में कितने लोग हैं? 2। एक कौन? रिलेटिव, और एक कौन? शार्क टैंक। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। हालांकि प्राइवेट प्लेसमेंट हमें प्रोस्पेक्टस चैप्टर में आएगा, सेक्शन 42, उसमें हम देखेंगे ही, ठीक है, डोंट वरी। प्रोस्पेक्टस कहां से कहां तक है? 42 से ना, मस्त मस्त। 23 से लेके 42, तो लास्ट सेक्शन प्राइवेट प्लेसमेंट अपन देखने वाले हैं प्रोस्पेक्टस का, ठीक है। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो सर, गुड गुड वन, गुड। हाँ सो, पर अच्छी आवाज थोड़ी सी। सो सर बोलो, सर बोलो। ए रिलेटिव मतलब कौन सर? वही जो पूछते हैं कौन से कॉलेज से CA कर रहा है, बोलो। हाँ वो होता है ना, हाँ है ना, कि तुम घर में बैठे हो, सब मस्त नाश्ता पानी अच्छे से चल रहा है, फिर एक आधा रिलेटिव आके बैठा रहता है ना, रिलेटिव, हाँ ना, फिर पूछता है और तेरा क्या चल रहा है? तुम बोलते हो मैं CA कर रहा हूँ। फिर बोलता है कौन से कॉलेज? उठ यहाँ से, उठ, खाना छोड़ साले, भिखारी आदमी, हाँ है ना। तो ऐसे गुस्सा आता है कि एक आधा मतलब
बम लू मस्त, इसको बांधू अंतरिक्ष में छोड़ दू, ये सुनो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दैट इज अ रिलेटिव, ठीक है। ये तुम्हारी डेफिनेशन नहीं, पर कंपनीज एक्ट का सेंटिमेंट अलग है। अब हम रिलेटिव समझते हैं। रिलेटिव इज डिफाइंड इन 2 सबसेक्शन 77, पी क्यू आर। पी हम 272 तक पहुंच गए थे, क्यू पर से हार्डली कोई डेफिनेशन बनेगी। अब क्वीन के डेफिनेशन थोड़ी देंगे जीवन में, हाँ ना। सो उसके बाद में क्या बचता है, आर, दैट इज रिलेटिव। तो रिलेटिव 277 याद रखने का तरीका सिंपल, रिलेटिव रहते हैं साथ साथ। सब जन बोलो, रिलेटिव रहते हैं साथ साथ। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। 2 सबसेक्शन कौन सा, 7। अब रिलेटिव में कौन कौन आता है सबसे पहले बंदा। बंदा खुद का रिलेटिव नहीं होता, पहले बंदा। अब मेरे पीछे बोलो, 2 स्टेप ऊपर। सब जन बोलेंगे 2 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप नीचे, एक आजू एक बाजू, ठीक है। एक बार वापस बोलो, क्या बोलना है, 2 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप नीचे, एक आजू एक बाजू। अब शुरू हो जाओ, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, ठीक है। अब इनको इनके मियाँ बीवियों से जोड़ देना, बीवी से, सॉरी। ऊपर जोड़ोगे क्या, ऑलरेडी जुड़ा है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। मदर का फादर, फादर का मदर, डोंट, ठीक है। सो साइड में ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की वाइफ, सिस्टर का हस्बैंड, सन की वाइफ। एक और बार बोलो, एक और बार बोलो, एक और बार, मजा आ रहा है, मजा। हाँ बहुत बढ़िया। और डॉटर का हस्बैंड, डॉटर का क्या बोले एक बार उसे, हस्बैंड। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। हाँ आ रही है, खुद की वाइफ भी आ रही है, तो ऐसे डेस्परेशन में मत जा, जीवन में आ रही है, ठीक है। सो खुद का वाइफ, खुद का स्पाउस, समझ में आ रहा है सबको। अभी हमने लिख दिए, पर इसमें से सभी रिलेटिव नहीं होते। ब्रदर की दुल्हन और सिस्टर का हस्बैंड ये रिलेटिव में नहीं आते। भाभी और जीजू, जीजू है ना, ये रिलेटिव में आते हैं क्या, नहीं। साली भली आधी घरवाली हो, पर जीजू रिलेटिव में नहीं आते। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये चीज को याद रखना। नाउ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। ये टोटल आपके रिलेटिव, सो वाइफ भी आ गई ना, सॉरी स्पाउस आ गया आपका, हाँ। सो अब बेसिकली अगर तो शादी के बाद यही होता है जीवन में, तुम एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, तो ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, कोई इधर वाइफ नहीं, इधर कोई भी स्पाउस है, यही होना है। लड़की रहे लड़का रहे, विधि का विधान है, सबका कटेगा। क्लियर है, दिस इज फॉर्मल वे ऑफ काटना। लेट्स गो। सो अब रिलेटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दीज आर 9 रिलेटिव्स, ठीक है। याद रखना थोड़ा सा आसान होगा, मतलब आर का काइंड ऑफ मिरर इमेज, काइंड ऑफ इज 9, ठीक है। काइंड ऑफ मिरर इमेज इसका बोले एक बार उसे नहीं झपरा, जाने तो तेल लेने गया, ठीक है। पर मैं तो ऐसे ही याद रखा करता था। अब इसमें से भी कुछ क्लोज रिलेटिव होते हैं। क्लोज रिलेटिव मतलब जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है। मदर फादर के साथ ब्लड रिलेशन होता है, ब्रदर सिस्टर के साथ होता है, सन डॉटर के साथ होता है, सन की वाइफ के साथ ब्लड रिलेशन होता है क्या, नहीं। डॉटर के हस्बैंड के साथ ब्लड रिलेशन होता है क्या, नहीं। तो ये दोनों क्लोज रिलेटिव में आएंगे क्या, नहीं। अच्छा, खुद की वाइफ के साथ ब्लड रिलेशन होता है, होता है। वाइफ खून पीती है, होता है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। स्पाउस खून पीता है तो ब्लड रिलेशन होता है, ये चीज को याद रखना। तो इसमें से सन की वाइफ गायब, डॉटर का हस्बैंड गायब, 9 में से 2 गए, बचे कितने, 7। तो टोटल क्लोज रिलेटिव कितने, 7। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टी शर्ट का नंबर भी 7 है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। सर MS धोनी का भी 7 है। अब MS धोनी को कैसे मेमोरी टेक्निक बनाऊं, मेरे एक बार मैंने समझा, बोला क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 7 है। एक बच्चा, सर MS धोनी का भी, अरे पर उसका क्या लेना देना यहाँ पे, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फाइन कि टी शर्ट का नंबर क्या है, बोले एक बार 7। क्लोज रिलेटिव कितने होते हैं, 7। तो इतने ही लोगों में आप आपके शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, पर रिलेटिव में, क्लोज रिलेटिव में नहीं। क्लोज रिलेटिव ये कंसेप्ट इसलिए बोला, आगे हमें कभी काम में आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। जोर से बोले एक बार, सर ना। सो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का अंडरस्टैंडिंग। नाउ दूसरी चीज के ऊपर जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमने रिस्ट्रिक्ट किए हैं 200, लेकिन ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, प्राइवेट में 2 से 200 होंगे। इसमें से ज्वाइंट होल्डिंग हम काउंट करते हैं एज अ 1। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को हम एक्सक्लूड करते हैं। प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, बोले एक बार उसे एक्सक्लूड। नाउ व्हाट डू मीन बाय ज्वाइंट होल्डिंग। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं
कि 10 लोगों ने 60 शेयर्स होल्ड किए, 10 मेंबर्स ने 60 शेयर्स जॉइंटली होल्ड किए हैं, 10 मेंबर्स ने 60 शेयर्स कैसे होल्ड किए हैं? जॉइंटली। सोच के बोलना। तो हर मेंबर ने, एक सिंगल मेंबर ने कितने होल्ड किए हैं? बोलो, 10 मेंबर्स ने 60 होल्ड किए, तो सिंगल मेंबर ने कितने होल्ड किए हैं? जोर से बोलो, कितने होल्ड किए? गलत। सिंगल मेंबर ने भी 60 ही होल्ड किए हैं। ज्वाइंट होल्डिंग का मतलब ये नहीं होता, समझना ठीक से, ज्वाइंट होल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि जितने ज्वाइंट होल्डर है उसमें आप असेट डिवाइड कर दो ना। ऑन ऑल 60 शेयर ऑल द 10 मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट होल्डिंग। ऑन ऑल 60 शेयर्स ऑल द 10 मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल और ये ग्लास हमने ज्वाइंटली होल्ड किया है, बॉटल एंड द ग्लास हमने क्या होल्ड किया है बोले एक बार? ज्वाइंटली। तो इस बॉटल के ऊपर भी तुम्हारा उतना हक है जितना मेरा है, और इस ग्लास के ऊपर भी तुम्हारा उतना हक है जितना मेरा है। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि बॉटल तुम्हारी और ग्लास मेरा, नहीं। ये तब तक नहीं कर सकते जब तक लिक्विडेशन नहीं हो रहा, पर ये लिक्विडेशन की हम बात भी नहीं कर रहे। तो ये अब अगर मैं पूछूंगा तो मेरा ओनरशिप कहां है, तो मेरा ओनरशिप दोनों जगह पे, आपका ओनरशिप कहां है, तो आपका भी दोनों जगह पे। ठीक है। सो 10 मेंबर अगर 60 शेयर होल्ड कर रहे तो ऐसा नहीं कि पर मेंबर 6, नो, एवरी सिंगल मेंबर हैव राइट ओवर ऑल 60 शेयर्स। दिस इज कॉल्ड जॉइंट होल्डिंग। जॉइंट होल्डिंग इसको कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको डिवाइड कर दो, नहीं, ठीक है। एवरी सिंगल मेंबर हैव राइट ओवर ऑल 60 शेयर्स। क्लियर है कंसेप्ट सबको? ऐसा 10 के 10 का राइट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज को बहुत क्लियरली याद रखना। नेक्स्ट वाली चीज, प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय हम इंक्लूड नहीं करते। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 50 है, टोटल मेंबर्स कितने बोले एक बार से? 50। टोटल शेयर होल्डर्स आपके 50 है, ठीक है। टोटल शेयर होल्डर 50 है। उस 50 में से लेट्स से 10 एम्प्लॉइज है, उस 50 में से लेट्स से 30 नॉर्मल मेंबर्स है, और बचे हुए 20 का है बोले एक बार से एम्प्लॉइज है। प्रेजेंट भी हो सकते हैं, फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं, पास्ट एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो हमारे नेट नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ 30 ही है। एम्प्लॉइज को हम काउंट करेंगे क्या? नहीं। तो हम जो 200 की लिमिट गिनते हैं वो 200 में सिर्फ ये गिने जाएंगे। आइडिया क्लियर है? दिस इज यू शुड नो। लास्ट वाला, इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। मतलब प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता मतलब पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकता। पर यह चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ध्यान देना। प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी शेयर्स के लिए इशू नहीं कर सकता, मतलब शेयर्स के बिहाफ पे वो पैसा रेज नहीं कर सकता। पर आपको शायद नहीं पता, प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स के बिहाफ पे पैसा रेज कर सकता है। प्राइवेट कंपनी डिबेंचर इशू करके फंड रेज कर सकता है, और उसके लिए उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना अलाउड है। इट इज एज गुड एज बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। वो तो प्राइवेट कंपनी को अलाउड है, बट शेयर्स वो इशू नहीं कर सकता। और प्राइवेट कंपनी, आपको यहां तक यकीन नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स के लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड भी हो सकता है। तो आप बीएससी एनएससी के ऊपर कभी डिबेंचर ट्रेड करो ना, तो आपको कई सारी प्राइवेट कंपनीज देखेंगी जिनके डिबेंचर पर डिबेंचर कोई ट्रेड नहीं करता क्योंकि उसकी प्राइस चेंज नहीं होती, तो मार्केट मैनिपुलेशन का कोई गेन नहीं है। क्लियर है? बट प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स के लिए लिस्टेड भी हो सकता है। क्लियर है? लोन के लिए, डिबेंचर्स के लिए। समझ में आया पक्का? हाँ ना? जोर से बोलो यस और नो। लास्ट वाला, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है पर हमें पता होना चाहिए। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में जरूरी है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। 15 के ऊपर भी जा सकते हैं, पर वो सीए इंटर का कंटेंट नहीं है। दैट इज द कंटेंट ऑफ सीए फाइनल। यहां तक आइडिया क्लियर है? दिस इज एंटायर डिसेक्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस सर नो। मैं चाहूंगा मार्किंग कर लो फटाफट। ओके, फोटो खींच लो चाहिए तो एक काम करो, क्योंकि आई हैव टू रश, ऑलरेडी लेट। फोटो खींच लो एक बार, घर आराम से मार्किंग करना। क्वेश्चनर किसने लाया है? मुझे देना एक बार, मैं होमवर्क बोल दूं। ओके, सो क्वेश्चनर में से आपको जो सॉल्व करना है वो क्वेश्चन में बोल रहा हूं। कल का होमवर्क किया है ना सबने? चलो बहुत बढ़िया। अभी क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नहीं ले रहे, कल से हम नियरली क्लास के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो मेरे नजर के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली आपको असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है? ओके, पेज नंबर है आपका 1.3 क्वेश्चनर का। पेज नंबर क्वेश्चनर का 1.3। प्रैक्टिस मैनुअल का सवाल आपको दिखेगा, स्पार्कल इन्फोटेक वाला। ठीक है? प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, पीएम लिखा हुआ है, स्पार्कल इन्फोटेक 1.3 दिख रहा है सबको? वो वाला। और उसके ऊपर 1.3 पे ही ऊपर एक्सप्लेन क्लियरली मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, वो वाला। ठीक है? 2 ही क्वेश्चन आज के हैं। ओपीसी का आई गेस कोई है नहीं अपने पास सवाल।
ठीक है, फिलहाल आज के लिए 2 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं गाइस, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मंडे टुडे। अच्छा, कल से सब जन ध्यान दीजिएगा, लाइव स्ट्रीम में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो खास करके ध्यान दीजिएगा, विजय सर के क्लास को 3 दिन छुट्टी है, ठीक है। विजय सर के क्लास को 3 दिन छुट्टी है, तो कल हम नियरली लाइव स्ट्रीम 12 बजे शुरू करेंगे और हम नियरली 1.5 घंटे के या 2 घंटे के 2 सेशंस लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज विजय सर वापस आने के बाद मैं 3 दिन छुट्टी पे हूं, तो उसके नेक्स्ट 3 लेक्चर्स मुझे कवर करने हैं। तो हम 2 क्लासेस कवर करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 3 आवर्स, ठीक है, तो जिससे आपका सिलेबस लाइन पे आ जाए। और जब मैं छुट्टी पे भी जाऊंगा, मैं 2 चैप्टर ऐसे सोच के रखे हुए हैं, जो चैप्टर्स आपको मैं लेक्चर स्ट्रेट अवे दे दूंगा, आप चाहो तो देखो, चाहो तो ऑप्शन में छोड़ दो। 2 चैप्टर्स है जनरल क्लॉजेस एक्ट, एज यू नो, उसके 2 लेक्चर्स है, और डिपॉजिट उसके 2 लेक्चर है। मैं अगर छुट्टी पे जाऊंगा तो वो भी मैं आपको देके रखूंगा, सो दैट अगर आप छुट्टी में भी देखना चाहो विजय सर के लेक्चर्स के एक्स्ट्रा होने वाले उससे भी ज्यादा, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। वो टॉपिक्स आपको डिपेंड है प्रिपेयर कैसे करना चाहते हो, क्योंकि दोनों टॉपिक में कोई दम नहीं है। अब जेंडर के डेफिनेशन फास्ट ट्रैक बैच में तो नहीं सिखाएंगे अपन, या सेंट्रल गवर्नमेंट के डेफिनेशन फास्ट ट्रैक बैच में सिखाना इज नॉट वर्थ इट, क्लियर है। तो इसलिए 2 टॉपिक मैंने डिवाइड किया है, वो कृपया एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बोलो जोर से बोलो, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस। कल 12 बजे, हाँ एवरीवन 12 बजे लाइव स्ट्रीम में कृपया टाइमिंग एक बार लिख दो, तो मैं कंफर्म हो जाऊं कि आपको टाइमिंग पता है। कल 12 o'clock, ठीक है। चलो बाय, सिया।